नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। आज मैं बात करूँगा, हमारे एक दर्शक हैं विराट जादौन जी, इन्होंने एक वीडियो में कमेंट किया है। इन्होंने लिखा है, सर यूपी में किस तरह की बिल्डिंग कंपाउंड हो सकती हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो मैं आज बात यही करूँगा कि अब जो कंपाउंडिंग बंद करने का एक शासनादेश निर्गत हुआ है, इस शासनादेश के निर्गत होने के बाद से काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों में। वो ये जान नहीं पा रहे हैं कि अब वास्तव में कंपाउंडिंग बंद हो गई है या कंपाउंडिंग हो रही है। तो वो कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं जो कंपाउंड हो सकती हैं, कितना निर्माण होगा तो कंपाउंड होगा। इन सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी उत्तर प्रदेश में कंपाउंडिंग बंद करने के संबंध में एक शासनादेश निर्गत हुआ है। उस शासनादेश के ऊपर मैंने विस्तार से एक वीडियो बनाया हुआ है। मैं डिटेल में उस शासनादेश को पढ़ूंगा नहीं, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। सब लोगों को पता है कि एक शासनादेश है जिसके द्वारा कंपाउंडिंग बंद कर दी गई है। तो वास्तव में उस शासनादेश में कंपाउंडिंग बंद करने की बात हुई है या कुछ और है, इस बारे में मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। अगर आप मेरा वो शासनादेश से संबंधित वीडियो देखना चाहें तो मैं आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं और डिटेल से उस शासनादेश के बारे में जान सकते हैं कि किस प्रकरण में वो शासनादेश निर्गत किया गया था और किन किन परिस्थितियों में अब वर्तमान में कंपाउंडिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, आप समझिए कि उस शासनादेश में कंपाउंडिंग बंद करने के बारे में पूरी तरह से बात नहीं की गई है। ये नहीं कहा गया कि अब किसी भी तरह की बिल्डिंग कंपाउंड नहीं हो पाएंगी। अब मैं बताता हूं कि कौन कौन सी बिल्डिंग और किस सीमा तक कंपाउंड हो पाएंगी। दोस्तों, उस शासनादेश में ये लिखा हुआ है कि अगर आपने का मतलब विकास प्राधिकरण ने कोई नक्शा पास कर दिया है, तो नक्शा पास करने के बाद बिल्डिंग अगर पास के अनुसार निर्माणकर्ता ने नहीं बनाई है, उससे अधिक निर्माण कर लिया है, या तो हर फ्लोर पर या किसी भी फ्लोर पर स्वीकृत से अधिक भू आच्छादन कर लिया है, या एक मंजिल बढ़ा ली है, या कोई सेटबैक नहीं छोड़ा है, पूरी कवरेज कर ली है, तो इस तरह के किसी भी भवन को कंपाउंड नहीं किया जा सकता है। शासनादेश ये कहता है कि जो स्वीकृत हो सकता है उतना ही कंपाउंड हो सकता है। तो आम लोगों की ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो स्वीकृत हो सकता है तो कंपाउंड कैसे होता है। स्वीकृत तो वो पहले से ही है। मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। देखिए, अगर आपने मान लीजिए कोई भूखंड है, आवासीय भवन है, आप इसको उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूँ, आप किसी भी भू उपयोग के लिए इसको समझ सकते हैं, चाहे कॉमर्शियल बिल्डिंग हो, चाहे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो, चाहे रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, या सामुदायिक सुविधाएं, या किसी भी भू उपयोग की बिल्डिंग हो, सीमा सब में एक ही है शासनादेश में जो बताया गया है। देखिए, जो पोर्शन पास हो सकता है वही कंपाउंड हो सकता है, शासनादेश ऐसा कह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आपका भूखंड किसी स्वीकृत लेआउट के अंदर है, या किसी विकास प्राधिकरण द्वारा या हाउसिंग बोर्ड द्वारा आवंटित भूखंड है, और आपने उसका नक्शा नहीं पास कराया और बिल्डिंग का निर्माण कर लिया है। हालांकि निर्माण करते समय ये ध्यान रखा है कि जितने % भू आच्छादन स्वीकृत हो सकता था अगर पास कराते, जितना सेटबैक छोड़ा जा सकता था जितना अगर आप पास कराते, और जितना FAR मिल सकता था। FAR का मतलब सभी तलों पर कुल आच्छादित क्षेत्रफल, टोटल कवर्ड एरिया ऑन ऑल फ्लोर्स। तो अगर उसी सीमा तक आपने निर्माण किया है तभी आपकी बिल्डिंग कंपाउंड हो सकती है। आपने अगर बिना स्वीकृत कराए निर्माण कर लिया है तो अब आप बाद में भी उसको स्वीकृत करा सकते हैं, या जिसको कहते हैं कंपाउंड करा सकते हैं। निर्माण के बाद जो स्वीकृत होता है उसको कहते हैं कंपाउंड करा सकते हैं। तो शासनादेश क्या कहता है कि सिर्फ भवन का वही भाग जो आप स्वीकृत करा सकते थे, उतना ही भू आच्छादन, उतना ही तलों की संख्या, उतना ही FAR और उतना ही सेटबैक छोड़ते हुए अगर आपने भवन बना लिया है किसी भी भू उपयोग में और पास नहीं है, तो उस भवन को कंपाउंड किया जा सकता है। अब वो चीज़ नहीं हो सकती है कि मान लीजिए 60% कवरेज आपको ग्राउंड फ्लोर पे अलाउड है, 1.5 FAR अलाउड है, कल्पना करिए, और आपने उसको बढ़ा के 75% कवरेज कर ली है, FAR टोटल बढ़ गया है। तो बढ़े हुए पोर्शन को अगर बिल्डिंग में आज मौके पर मौजूद है, ऐसी बिल्डिंग को उस भाग को भी कंपाउंड नहीं किया जा सकता है जो स्वीकृत हो सकता था। अर्थात
अगर 75% आपने बिल्डिंग बना ली और स्वीकृत हो सकती थी 65%, तो वो बिल्डिंग का 65% भाग जो स्वीकृत हो सकता था वो भी कंपाउंड नहीं हो सकता है, क्योंकि 65 के बाद जो 75 के बीच का डिफरेंस है 10% एक्स्ट्रा बना हुआ है, वो तोड़ा जाएगा तभी कंपाउंड होगा। लेकिन इसमें तोड़ के कंपाउंड करने की व्यवस्था इस शासनादेश में नहीं है। मतलब ये नहीं लिखा जा सकता टू बी डिमोलिश और आपकी बिल्डिंग 65% कंपाउंड कर दी जाए, 10% को टू बी डिमोलिश लगा दिया जाए। या अभी जो समन उपविधि है उसमें जो अनुमन्य FAR है, अनुमन्य भू आच्छादन है, उसका 10% सीमा तक कंपाउंड किए जाने का प्राविधान है। लेकिन ये जो शासनादेश कंपाउंड को बंद करने का हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये 10% भी अतिरिक्त आच्छादन कंपाउंड नहीं किया जा सकता है किसी भी परिस्थिति में, और किसी भी परिस्थिति में टू बी डिमोलिश दिखा के कोई भी भाग उस बिल्डिंग को कंपाउंड नहीं किया जा सकता है। अर्थात निष्कर्ष ये निकला कि आपकी बिल्डिंग का भूपयोग कुछ भी हो, FAR कितना भी अनुमन्य किए जाने योग्य हो, भू आच्छादन कितना भी अनुमन्य किए जाने योग्य हो, लेकिन अगर आपने अनुमन्य सीमा से अधिक कवरेज कर ली है, ग्राउंड कवरेज या FAR बना लिया, तो वो बिल्डिंग किसी भी तरह कंपाउंड नहीं होगी। ना तो वो टू बी डिमोलिश दिखा के कोई भाग कंपाउंड होगा, ना तो वो समन उपविधि में दर्शाए गए 10% सीमा तक भी कंपाउंड होगा। ऐसा प्रावधान अब बंद हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फायदा क्या हुआ? इसका फायदा हुआ कि अगर आपने बिल्डिंग कोई ऐसी बना ली है कि स्वीकृत योग्य है, उतना ही क्षेत्र बनाया है और स्वीकृत नहीं कराया है, तो कंपाउंड हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने ग्राउंड फ्लोर पास कराया था और आपने जैसा पास था वैसा ही ग्राउंड फ्लोर बना लिया। अब आपने सेकंड फ्लोर भी बना लिया, फर्स्ट फ्लोर भी बना लिया, लेकिन पास नहीं कराया। तो अगर वो स्वीकृत योग्य क्षेत्रफल के अंदर ही फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर बनाया है, जो पहले पास नहीं था, पहले खाली ग्राउंड फ्लोर पास था, स्वीकृत योग्य FAR के अंदर ही निर्माण किया है, तलों की संख्या उतनी ही बनाई है, तो आपके फर्स्ट और सेकंड फ्लोर कंपाउंड हो जाएंगे। इसके अलावा कोई बिल्डिंग कंपाउंड नहीं होगी। या किसी नक्शे की स्वीकृत की अवधि खत्म हो गई है, अनजाने में आपने अवधि खत्म होने के बाद भी या जानबूझकर अवधि खत्म होने के बाद भी बिल्डिंग के निर्माण को जारी रखा है, या बिल्डिंग उसके बाद निर्माण करना शुरू किया है, और अगर बिल्डिंग का चालान हो जाता है, वो जो चालान करने के लिए इंस्पेक्शन के लिए जेई आते हैं, वो कहते हैं कि भाई इसका तो आपकी स्वीकृत की अवधि खत्म हो गई, अब आप कैसे निर्माण कर रहे हो, आपका नक्शा वैलिड नहीं है, वैलिडिटी इसकी खत्म हो गई है। तो अगर आपने स्वीकृत जैसा था वैसा ही निर्माण कर लिया अवधि खत्म होने के बाद भी, तो भी आपकी वो बिल्डिंग स्वीकृत योग्य क्षेत्रफल में होने के कारण, उसी तरह का निर्माण होने के कारण कंपाउंड की जा सकती है और कंपाउंड हो सकती है। निष्कर्ष ये निकला कि जो पोर्शन पास हो सकता है, अगर बिल्डिंग उसी रूप में उतना ही ग्राउंड कवरेज और उतना ही FAR बना हुआ, साइड में पूरे छोड़े हुए, तो वो बिल्डिंग कंपाउंड हो सकती है। इसके अतिरिक्त कोई भी भवन, कोई भी बिल्डिंग कंपाउंड नहीं हो सकती है। हालांकि यहाँ थोड़ा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस शासनादेश के जारी होने के बाद भी कुछ विकास प्राधिकरण अभी भी जो हमारे सामान्य उपविधि में 10% अतिरिक्त कंपाउंड किए जाने की व्यवस्था है, उस व्यवस्था की सीमा तक भी कंपाउंड कर रहे हैं। लेकिन उन केसेस में ही उस 10% अतिरिक्त सीमा को कंपाउंड कर रहे हैं, उन भवनों को ही कंपाउंड कर रहे हैं जिनमें उस 10% सीमा के अतिरिक्त अन्य कोई और निर्माण नहीं है, मतलब टू बी डिमोलिश वाला कोई पोर्शन नहीं है। उन भवनों को भी कुछ विकास प्राधिकरण कंपाउंड कर रहे हैं। तो निष्कर्ष ये निकला, अगर आपका भवन स्वीकृत योग्य है तो स्वीकृत योग्य सीमा तक अगर आपने बनाया है उतना FAR कवरेज, तो आपका कंपाउंड हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ विकास प्राधिकरण 10% समन योग्य सीमा तक भी कंपाउंड कर रहे हैं, उन केसेस में जहां पर कि 10% के अलावा और कोई निर्माण नहीं किया गया है, मतलब टू बी डिमोलिश वाला कोई पोर्शन नहीं है, तो 10% की सीमा तक भी कंपाउंड कर रहे हैं। तो अगर कर रहे हैं तो आप वहां उस सीमा तक भी उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन शासनादेश सिर्फ यही कहता है कि जो पोर्शन पास होने योग्य है और आपने पास नहीं कराया है, या समय सीमा निकल गई है और आपने निर्माण कर लिया है, तो आप उस पोर्शन को उस सीमा तक ही कंपाउंड करा सकते हैं। अगर उस सीमा तक बना है, ज़्यादा बना है, तो वो उस सीमा तक भी कंपाउंड नहीं होगा। मतलब क्या है कि स्वीकृत योग्य FAR और स्वीकृत योग्य भू आच्छादन के अंदर आपने भवन बनाने के बाद उसमें कोई अतिरिक्त और कवरेज कर लिए, तो वो कवरेज जब तक टूट नहीं जाएगी
केवल स्वीकृत योग भवन ही मौके पर बचा रहेगा तभी वो कंपाउंड होगा। पहले वो तोड़ना पड़ेगा, स्वीकृत योग पोर्शन बचा रहेगा तो स्वीकृत योग पोर्शन ग्राउंड कवरेज और एफआईआर के अंदर सीमा तक ही कंपाउंड होगा। वो भी तब होगा जब अतिरिक्त बने हुए निर्माण को आप स्वयं पहले ही तोड़ दोगे, भवन खाली कर दोगे, भवन उतना ही बनेगा। उसका स्ट्रक्चर सेफ्टी भी देखनी पड़ेगी। अगर भवन तोड़ने के बाद स्ट्रक्चरली सेफ है, उसके स्ट्रक्चर सेफ्टी का सर्टिफिकेट जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है उनसे लेना पड़ेगा। तभी भवन के अतिरिक्त भाग को तोड़ने के बाद अवशेष स्वीकृत योग क्षेत्रफल और एफआईआर में बने हुए भवन को भी कंपाउंड किया जा सकता है। शर्त यह कि पहले अतिरिक्त क्षेत्रफल को पूरी तरह तोड़ना पड़ेगा और स्ट्रक्चर सेफ्टी सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा, तभी वो पोर्शन भी कंपाउंड होगा। मतलब हुआ कि अब स्वीकृत योग के अलावा कोई भी भवन स्वीकृत योग क्षेत्रफल और एफआईआर से अधिक कंपाउंड नहीं होगा। ये शासनादेश ये कहता है। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।